नमस्कार दोस्तों, लर्न मोर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सतीश और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक रियल जॉब क्वेरी जो मेरे एक व्यूअर ने मेरे साथ शेयर की है। तो उन्होंने क्या शेयर किया है, मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे पीसी के ऊपर और दिखाता हूँ आपको उनका क्या प्रॉब्लम है और उनको कैसे सोल्यूशन चाहिए। सो लेट्स मूव ऑन अ पीसी। हेलो फ्रेंड्स, अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेरी मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे पूछे गए हैदराबाद के एक चंद्रा मोहन, मेरे रेगुलर यूट्यूब व्यूअर है, जिन्होंने मुझे पूछा है कि सर अगर इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। उन्होंने एक शीट भेजी और उसके अंदर बताया। तो ये उन लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा जो पेरोल में काम करते हैं, जिनको पेंशन ईपीएफ से रिलेटेड कुछ काम करना पड़ता है, उनको रेगुलरली कैलकुलेशन करना पड़ता है। सो पेरोल डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको अगर आगे फ्यूचर में काम आएगा तो ये क्वेरी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। तो चलिए सीखते हैं इसको कैसे करना है। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने मुझे डेटा दिया है, एम्प्लॉय नेम दिया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग दिया है कॉलम में, यहाँ पे दिख रहा है आपको बेसिक सैलरी दिया है और उनको पेंशन और ईपीएफ कैलकुलेट करना है। लेकिन उनकी कंडीशंस कैसी वो नीचे क्वेश्चंस में दी। दो कंडीशन के बेस ऊपर ये दोनों आंसर्स आने वाले हैं। तो ज़रा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस, कंडीशन कैसी। ये एक लॉजिकल फॉर्मूला है हम लोग अप्लाई करने वाले इफ कंडीशन का, बट आपको इस लॉजिकल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस नजर आएगा। वो कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इफ एनी एम्प्लॉय ज्वाइंस आफ्टर 1 सितंबर 2014, मतलब 1 सितंबर के बाद भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है 2014 में, यहाँ पे उनका ज्वाइनिंग डेट दिया है। तो डेट भी वैसे ही यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि कुछ सितंबर के पहले और कुछ सितंबर के बाद में है, यहाँ पे दिख रहा है। सो ही विल नॉट कंट्रीब्यूट टू पेंशन फंड एंड एंटायर 12% गोज टू ईपीएफ फंड। इन द कॉलम ई कॉलम में उनका आंसर जाएगा, मतलब 12% उनको जाएगा जो एम्प्लॉइज इसके बाद ज्वाइन हो गए। सपोज यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको इफ एनी वन एम्प्लॉय ज्वाइंस आफ्टर, मतलब 1 सितंबर के बाद में ज्वाइन हो गया, उनका 12% ईपीएफ में आ जाएगा। ये क्लियर है आपको। इफ एनी वन ज्वाइंस बिफोर द डेट, ये इस डेट के पहले ज्वाइन हो चुका है, तो उनका कैसे रहेगा देखो, 12% रहेगा, लेकिन गोज टू 8.33 टू पेंशन, मतलब पेंशन के लिए यहाँ पे 8.33 चला जाएगा, एंड 3.67 टू ईपीएफ फंड। तो ईपीएफ फंड में कितना जाने वाला है, 3.67 फंड जाने वाला है। तो ये हमें यहाँ पे सॉल्व करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ये अमाउंट डिवाइड होगा और वो अमाउंट तभी डिवाइड होगा जब वो डेट कभी की है, बिफोर सितंबर, मतलब जो भी है ये डेट जो है सितंबर 2014, उसके पहले की डेट है, तो वो अमाउंट डिवाइड होके यहाँ पे अमाउंट आएगा 8.33% का, और यहाँ पे अमाउंट जाएगा रिमेनिंग अमाउंट 3.67% का। तो हमारा जो फॉर्मूला हमें निकालना है वो पहले ईपीएफ निकालना है 12%। तो हम लोग क्या करते हैं, ईपीएफ अगर जनरली निकालना है आपको तो इज इक्वल टू ईप ओपन ब्रैकेट। ईपीएफ जो हम लोग पहले कैलकुलेट एक स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। ईप करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओपन ब्रैकेट में दे रहा हूँ, लॉजिकल फंक्शन अप्लाई करके दिखा दो आपको। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ उस डेट को, जो डेट की यहाँ पे कंडीशन आपको देनी है। तो मैं उस डेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। तो सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको यहाँ पे B3 में। सो B3 इज ग्रेटर देन, B3 इज ग्रेटर देन का मीनिंग होता है मतलब बाद की डेट, और लेस देन मतलब पहले की डेट। तो आप यहाँ पे अगर ग्रेटर देन लेते हो, और ग्रेटर देन किससे लेना है आपको, डेट आगे लिखना पड़ेगा आपको। वो डेट तो कंपेयर लेना ही पड़ेगा कौन सा डेट है। सो वो डेट अगर लेना है तो आपको यहाँ पे फिर से लिखना है डेट का फंक्शन ईयर मंथ एंड डेट। तो ईयर है ये, उसके बाद मंथ लिखना है आपको, मंथ है सितंबर और डेट है 1, ये आपको पता है। ओके, डेट का फंक्शन यहाँ पे क्लियर हो चुका। तो इसमें मैंने रीड कर दिया इस फंक्शन को इस तरह से कि अगर वो जो B3 में डेट लिखी है वो अगर ज़्यादा है, जो डेट दी है उससे ज़्यादा, मतलब ये डेट दी है आपको सितंबर 2014 से वो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे। तो ज़्यादा है तो हम लोग उसको देने वाले हैं 12% ईपीएफ। यहाँ पे दिया है ज्वाइंस आफ्टर, तो ज़्यादा है मतलब बड़ी रहेगी। बड़ी डेट मतलब अभी 2016, 17, 15 कोई भी डेट रह सकती है, 2014 के बाद की जो भी है, मतलब अक्टूबर महीने की भी रह सकती है 2014 में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लेंगे 12% ईपीएफ। तो चलिए मैं 12% ईपीएफ यहाँ पे देने वाला हूँ। सो 12% ईपीएफ कैसे होगा कैलकुलेट, वो बेसिक सैलरी के ऊपर 12% यहाँ पे आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो ठीक है, 12% मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए ये 12% कैलकुलेट हो गया, और अगर मैं यहाँ पे नन देता हूँ आगे तो ये आंसर तो आने वाला है। बाकी जो रिमेनिंग है उनको अब मैं फिलहाल नन दे रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से, और इसका आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे
यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, लेकिन जो है डेट उसमें तो मिल रहा है, जो बाद की डेट है यहाँ पे चेक करिए कौन सा डेट है। क्लियर? जो 2000 सितंबर 2014 की बाद की डेट है उनके लिए 12% ईपीएफ आ गया, और जैसे कि फॉर्मूला दिया था वैसा पहला सोल्यूशन हमने निकाल लिया, आधी कंडीशन हमने कंप्लीट की। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर ऐसा नहीं है, मतलब आप देख लेना वहाँ पे है कि वो डेट नहीं है, लेस देन है, तो लेस देन है तो क्या होना चाहिए, लेस देन है तो उसका पेंशन में 8.33 जाना चाहिए और इसमें आना चाहिए रिमेनिंग अमाउंट। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रिमेनिंग अमाउंट कितना है इसमें 3.67 जो आना चाहिए ईपीएफ में। तो ईपीएफ में 3.67 आने के लिए यहाँ पे जो ब्लैंक लिखा है आपने उसकी जगह आप लिखेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या करेंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3.67%। तो 3.67% यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस इफ कंडीशन के अंदर। इसका आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे 3.67 आपको मिल गया है। तो जो डेट छोटी वाली डेट है 1 सितंबर से कम वाली डेट है, मतलब उसके पहले की डेट बिफोर डेट, तो उसको 3.67% यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला देना चाहूँगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला रहेगा देखिए, अभी इज इक्वल टू ईप, यहाँ पे क्या कंडीशन रहेगी, इज इक्वल टू ईप कंडीशन तो हमें रीड करनी पड़ेगी। यहाँ पे इस डेट को इफ दिस इज ग्रेटर दैन, लुक हियर दिस इज ग्रेटर दैन, फिर से वही फॉर्मूला रहेगा हमारा डेट का। सो डेट का फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग देंगे ईयर में हम लोग लेंगे इस डेट को जो हमने लिया है, और यहाँ पे आपको डेट दिखाई दे रहा है क्लियरली। सो क्लियरली डेट आ चुका है। डेट आने के बाद मैं यहाँ पे कंपेयर कर चुका हूँ कि ये अगर बड़ी डेट है तो बड़ी डेट है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, तो उसके लिए यहाँ पे आंसर रहेगा ब्लैंक। क्यों रहेगा ब्लैंक, क्योंकि पेंशन तो कट करना ही नहीं है, कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है ही नहीं बड़ी डेट के लिए। देखो 12% गोज टू ईपीएफ डायरेक्टली, तो यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन पेंशन के लिए तब आएगा जब ये डेट छोटी रहेगी। तो ऑलरेडी ये 1 सितंबर की पहले की डेट है, तो इसमें रहेगा क्या कैलकुलेशन, तो इसमें रहेगा इस सैलरी के ऊपर 8.33%। तो 8.33% यहाँ पे इस तरह से ये फॉर्मूला है ना, लॉजिकल टेस्ट ये। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर लॉजिक अप्लाई किया मैंने प्रॉपरली, और यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो आपको दिख रहा है ये प्रॉपर आंसर। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डेट उस कंडीशन के अकॉर्डिंग दी है कि ये 1 सितंबर की बाद की डेट है, तो 12% पूरा इधर जा रहा है, इसमें कोई डिवाइड नहीं हो रहा। लेकिन इसमें तो डिवाइड हो गया, जैसे मुझे डिवाइड करना था वैसे प्रॉपरली पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों जगह पे मैंने ईपी यूज़ किया। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पे उन्होंने और एक कंडीशन दी है, उसे भी तो ऐड करना है। सो इफ़ एनी एम्प्लॉय है, इफ एनी एम्प्लॉय whose basic salary is equal to और less than 15,000, जिसकी सैलरी 15,000 और उससे इक्वल है, सो ही विल गेट 8.33 ऑफ द बेसिक सैलरी टू पेंशन। तो पेंशन में उसको वही रहेगा 8.33%। अगर उसकी सैलरी उससे कम है तो, किससे कम है, उसकी सैलरी अगर 15,000 और उससे कम है तो 15,000 भी चलेगा इंक्लूडिंग 15,000। और ऐसा नहीं है, इफ द सैलरी इज नॉट लाइक दैट, तो सैलरी ऐसे नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इफ द सैलरी यहाँ पे इस तरह से सैलरी 15,000 के ऊपर है तो उसके लिए फिक्स 1250 अमाउंट ये रहेगा। सो चलिए इसको कैलकुलेशन में लाते हैं। तो इसमें बोला है वो पेंशन स्कीम में, यहाँ पे देखो उसमें क्या मेंशन किया क्वेश्चन में, ये पेंशन में ही बदलना है आपको, क्योंकि पेंशन स्कीम में ही चेंजेस करने हैं, आपको पेंशन ही शो करना है। सो यहाँ पे पेंशन में फॉर्मूला में मैं आ गया। यहाँ पे जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। अभी कंडीशन ये है कि इसकी सैलरी जो है वो 15, सैलरी भी चेक करनी है हमें। तो हमने तो ये डेट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर दिया है, किस तरह से होता है वो डेट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है। तो अभी मुझे सैलरी चेक करनी है, और सैलरी के अकॉर्डिंग भी मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई होना चाहिए। सैलरी है तो 8.33% अप्लाई होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला कंटिन्यू करूँगा। पहले फॉर्मूला के बाद यहाँ पे एक फॉर्मूला में कंटिन्यू करूँगा इफ, क्योंकि पहले तो ये डेट चेक होगी, डेट अगर है, डेट अगर नहीं है तो ब्लैंक आने वाला है, मतलब वो डेट इसके बिलो है तो ठीक है, नहीं है अबो डेट है मतलब आगे की डेट है, आफ्टर डेट है तो ये ब्लैंक आने वाला है, और बिलो डेट है तो इसका आंसर आएगा। तो इसके लिए इधर लिया मैंने इफ ओपन ब्रैकेट, इसमें फिर क्या चेंज होगा, इस सैलरी को हम लोग चेक करेंगे। सैलरी इज ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन लूँगा मैं, लेस देन इक्वल टू लिया तो भी चलेगा। यहाँ पे मैं ग्रेटर देन से शुरू करता हूँ। 15,000 से ज़्यादा है तो उसके लिए मैं देना चाहता हूँ
कुछ परसेंटेज, और वो परसेंटेज क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। 1250 परसेंटेज नहीं है, वो डायरेक्टली अमाउंट है, सॉरी 15,000 के ऊपर वालों को डायरेक्टली 1250 अमाउंट है, और उसके नीचे वालों को रहेगा यही परसेंटेज। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया और एंटर कर दिया। अब मैं इसे एंटर करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ड्रैग करूँगा और आपको दिख रहा है कि जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है उसी को डायरेक्टली वो 8.33% नहीं ले रहे हैं, और लेकिन जिसका 15,000 या उससे कम है, 15,000 इंक्लूडिंग, सो 15,000 1 रुपये हो गया। तो यहाँ पे देखो, आप मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, एक भी वैल्यू यहाँ पे आप बढ़ा देते हो तो यहाँ पे देखो है ना, डायरेक्टली अमाउंट आ रहा है। तो ये कंडीशन है ईप का, एक लॉजिक अप्लाई करने का सब है, बस ईप को आपको समझना, ये लॉजिकल कंडीशन है, बहुत अच्छा है। पेरोल, जो भी पेरोल में काम करना चाहते हैं आगे चलकर या पेरोल सेक्शन में जो काम करे उनके लिए ये बहुत यूजफुल फार्मूला है। सो पीएफ का कंट्रीब्यूशन किस तरह से पेंशन और ईपीएफ में चला जाता है, ये फार्मूलाज के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी क्वेरी चंद्रमोहन जी ने लाया था, हैदराबाद से है मेरे व्यूअर, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसी क्वेरीज आप भेजते रहिए दोस्तों, मैं उसका सोल्यूशन बनाऊँगा, उसका वीडियो बनाऊँगा और आपके लिए यहाँ पे पेश करूँगा। सो चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करना ना भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।